Hello guys, welcome to our channel Infinite Financial Academy, and today's video is all about oil, why oil rules the world. So guys, ये वीडियो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऑयल के अराउंड क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, कैसे समझा जाता है ऑयल के कॉन्सेप्ट को। तो मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा एंड एक बेसिक वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर एक जन इससे रिलेट कर पाए। सो गाइज, ऑयल एक लिक्विड है एंड इसके अराउंड इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चलते हैं, ट्रेड वॉर्स चलती है, इतना सारा करेंसी फ्लक्चुएशंस होता है, इतना कुछ चलता रहता है इसके अराउंड। ऐसा क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये ऑयल? तो आइए जानते हैं। बट उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितना ऑयल बचा हुआ है, यानी कितना तेल पूरे वर्ल्ड में करंटली बचा है? सो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी, अ यूके ऑयल प्रोड्यूसिंग जायंट। इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी आज से 2 साल पहले की टोटल ऑयल जो पूरे वर्ल्ड में बचा है दैट इज 1.73 ट्रिलियन बैरल्स। यस, 1.73 ट्रिलियन बैरल्स। और करंट कंजम्पशन के हिसाब से ये कुछ 47 ईयर्स तक चल सकता है। यानी कि अगर करंट कंजम्पशन जो हमारा चल रही है ऑयल की, अगर उसको हम ध्यान रखें तो ये 47 ईयर्स तक ये जो ऑयल बचा हुआ है ये चल पाएगा। सो गाइज, अभी ऑयल निकलता कहां से? सो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओशंस, लैंडलॉक्ड एरियाज एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज tar sands and oil shales. Now what are these fossil fuels? Fossil fuels are formed as a result of geological process on the decomposition of microorganisms and buried animals 2.5 billion years ago by the process of photosynthesis. यानी कि जो कि डेड एनिमल्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बरीड है 2.5 बिलियन ईयर्स एगो से, उसके ऊपर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काम करता है जिस वजह से ये ऑयल फॉर्म होता है जो कि ओशंस या लैंड के अंदर रहता है एंड जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको एक्सट्रैक्ट करती है अंदर से, ओशन से या लैंडलॉक्ड एरियाज से। सो गाइज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑयल? सो ऑयल को मेजर किया जाता है बैरल्स में। 1 बैरल इक्वल्स 42 यूएस गैलन्स एंड हम इंडिया में लीटर्स में बात करते हैं। सो 1 बैरल इक्वल्स 159 लीटर्स। क्रूड ऑयल निकलने के बाद में उसको हम इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलिंग। सो डिस्टिलिंग इज अ प्रोसेस बाय द वे इट इज हीटेड एंड एक अलग अलग हीट लेवल्स पे अलग अलग चीजें बनती है। यानी कि क्रूड ऑयल को जब हीट किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे तो बनता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि काफी यूज होता है लाइटर्स के अंदर। 30 डिग्री टू 105 डिग्री में गैसोलीन बनता है कार्स के लिए। 105 टू 160 डिग्री के अंदर नाफ्ता क्रिएट होता है जो कि मेडिसिन, टेक्सटाइल कंपनीज, पेंट कंपनीज में काफी यूज होता है। 160 टू 235 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन बनता है जो कि एविएशन इंडस्ट्री में काफी काम आता है। एंड उसके बाद में 160 टू 35 डिग्री टू 425 डिग्री सेल्सियस पे डीजल बनता है कार के लिए। एंड 425 टू 450 एंड अबाउट डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है तो फ्यूल बनता है शिप्स के लिए एंड जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एनी ऑयल। ओके, सो ऑयल की क्वालिटी मेजर करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एपीआई ग्रेविटी, यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी, और एक होता है सल्फर कंटेंट। अब ये दोनों मेजर्स ये बोलते हैं कि अगर एपीआई ग्रेविटी ज्यादा है तो द ऑयल इज मोर गुड। एपीआई ग्रेविटी ये मेजर करता है कि पानी के मुकाबले ऑयल की डेंसिटी लेवल कितनी है। जितना ऑयल लाइट है उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। एंड एपीआई ग्रेविटी जितनी ज्यादा अच्छी होती है, जितनी ज्यादा हाईएस्ट होती है, उतना ऑयल ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट का उल्टा है, एपीआई ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए बट सल्फर कंटेंट सबसे कम होना चाहिए। तो अगर सल्फर कंटेंट कम है तो अगर आप 2 ऑयल कंपेयर कर रहे हो, अगर सल्फर कंटेंट जिसमें सबसे ज्यादा कम है तो वो ऑयल ज्यादा अच्छा है। यानी कि आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है, एपीआई ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए और सल्फर कंटेंट सबसे कम होना चाहिए। So guys, there are 2 types of crude oil. Number 1 is WTI, which is called West Texas Intermediate. ये यूएस में है, टेक्सास एरिया में। एंड ये ऑयल जो है ये ऑयल शेल्स, फॉसिल फ्यूल से निकाला जाता है, विच इज मोर कॉस्टली टेक्निक्स, हैवी पॉल्यूटिंग मशीन से निकालते हैं ऑयल। एंड इसको स्टोरेज के लिए काफी जगह लगती है। ये जो ऑयल है या गैस जो भी निकलता है लैंडलॉक्ड एरियाज से, इसको स्टोर करना पड़ता है एंड पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता है।
नेक्स्ट होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये यूके बेस्ड है विच इज इन नॉर्थ सी। तो इसका जो सेंटर है जहां से ये ऑयल निकलता है, ये नॉर्थ सी में से ऑयल निकालते हैं। इसके सराउंडिंग कंट्रीज है जर्मनी, यूके, फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड एक्सेट्रा। तो ये जो ऑयल निकलता है इट इज लेस कॉस्टली बिकॉज ये समुद्र के अंदर से, ओशन के अंदर से निकाल रहे हैं एंड इमीडिएटली निकालने के बाद हम इसको शिप्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। So guys, let's understand the API gravity and the sulfur content in WTI and Brent crude oil. Okay, so दोनों टाइप के ऑयल जो मैंने बताया। अब इसके अंदर API ग्रेविटी कितना है और सल्फर कंटेंट कितना है। So API gravity in WTI is 39.8 degrees and in Brent it is 38 degrees. Okay, so आप देख सकते हो API ग्रेविटी मैंने बताया जो ज़्यादा होता है ऑयल उतना लाइट होता है। तो जो WTI ग्रेविटी है वो 39 तक जाती है एंड ब्रेंट का 38 तक है, यानी कि जो WTI है दैट इज मोर लाइटर। नाउ सल्फर कंटेंट की बात करते हैं। सल्फर कंटेंट मैंने बोला था जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो WTI का सल्फर कंटेंट इज 0.27% एंड एज कंपेयर टू ब्रेंट का सल्फर कंटेंट इज 0.40%, यानी कि ये केस में भी सल्फर कंटेंट WTI में कम है। तो यानी कि API gravity for WTI is 39.8 degrees and sulfur content is 0.27 degrees, whereas for Brent API gravity is 38 degrees and sulfur content is 0.40 degrees, 40%. तो आप देख सकते हो कि WTI is more lighter as compared to Brent. What drives the oil prices? So oil prices are driven by three important factors. One is global economy, second is trade wars and geopolitical tensions, and the third one is supply. Okay, so हम फर्स्ट की बात करते हैं पहले ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि ग्लोबल ग्रोथ कैसा चालू है, कितना ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है ऑयल की। जैसे कि अगर मैं करंट लेवल्स की बात करूं तो 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक ने हिट किया हुआ है वर्ल्ड को, तो काफ़ी सारी कंपनीज बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो ऑब्वियसली ऑयल की डिमांड कम हुई है। नेक्स्ट होता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अगर कुछ ट्रेड वॉर्स चालू है यूएस चाइना का या फिर ओपेक कंट्रीज यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसमें मेजर कंट्रीज मिडल ईस्ट से है, अगर उनकी कुछ ट्रेड वॉर चालू है यूएस से या चाइना से या किधर से भी, तो भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आर्टिफिशियल होर्डिंग ऑफ ऑयल को ज़्यादा प्रोड्यूस करना या फिर कम सप्लाई करना, कम फिगर्स बताना कि इतना ही ऑयल प्रोड्यूस हुआ, ये सब काफ़ी चलता है। नेक्स्ट इज सप्लाई। अगर हम ओवर सप्लाई करें, जितनी डिमांड क्रिएटेड नहीं है, तो भी ऑयल प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है वो चाहती है कि उसको कम पैसों में ऑयल मिले ताकि वो आगे कम पैसे दे पाए। जो हम इंपोर्ट करते हैं हमको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो हम कम पैसे दें। एंड जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो ये कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसों पे बेचें ताकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा पैसे मिले। सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंडिया से कनेक्टेड हैं, जो आप सबको मालूम होना चाहिए। इंडिया के अंदर टोटल 18 ऑयल रिफाइनरीज है जो कि पब्लिक ओन्ड है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज है, एंड 5 प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है। उसमें से सबसे बड़ी है RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो कि है जामनगर के अंदर। ओके, सो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज डोमिनेटेड बाय ब्रेंट क्रूड ऑयल, यानी कि 2/3 ऑफ द मार्केट ब्रेंट क्रूड ऑयल यूज करता है। इंडिया एंड चाइना जो कि जो वर्ल्ड के टॉप कंज्यूमर्स है ऑयल के एंड एशिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स है, उन लोग भी ब्रेंट ही यूज करते हैं। तो रिसेंटली आज से 2-3 साल पहले हमें एक एशियन प्रीमियम लगाया जाता था। एशियन प्रीमियम यानी कि जो कि ओपेक कंट्रीज है, जो ऑयल बाकी कंट्रीज को दे रही है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा स्लाइटली हाई वो एशियन कंट्रीज को देती थी, यानी कि इंडिया एंड चाइना को। इसका रीजन किसी को अब तक क्लियर नहीं है, बट एक बाहर की कंट्री के हिसाब से हम 7 to 8% एक्स्ट्रा भरते थे। मे बी हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बिकॉज जियोग्राफिकली यहाँ से ऑयल आना ज़्यादा नज़दीक पड़ता है एज कम्पेयर टू US, इसके लिए वो ज़्यादा चार्ज करते थे हमें। तो 2017 में इंडिया डिसाइडेड कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे ऐसे, एंड US से हमने फर्स्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जो कि एक हैवी शिप से, हैवी कैरियर जिसका नाम था MT न्यू प्रॉस्पेरिटी। आप नाम याद रखिए, MT न्यू प्रॉस्पेरिटी एक बहुत बड़ी शिप थी जो कि 2
मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट करके लाई थी यूएस से। एंड ये पारादीप पोर्ट जो कि स्टेट ऑफ ओडिशा के अंदर है, वहाँ पे ये लैंड हुआ था। एंड जहाँ पे शिप आई थी वहाँ पे, एंड वहाँ से फिर ऑयल को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग अलग चीज़ों में बनाया गया था। तो ये पॉइंट जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ब्रेंट ऑयल 2/3 ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कवर करता है। इंडिया भी ब्रेंट ही इंपोर्ट करता है। इसने ये 2017 अक्टूबर मंथ के अंदर सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था यूएस से इन एम्प्टी न्यू प्रॉस्पेरिटी शिप, जो कि पारादीप पोर्ट पे आई थी, स्टेट ऑफ ओडिशा, जिसके अंदर 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हमने इंपोर्ट किया था। इसका रीजन यही था कि वी वुड नॉट पे एक्स्ट्रा एशियन प्रीमियम, जिसको बोलते हैं कि हम एक्स्ट्रा पैसा देके नहीं लेंगे, हमको जो भाव में मिल रहा है हम वही लेंगे। माई व्यूज। सो गाइज, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो ऑयल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि 47 ईयर्स तक चलेगा करंट कंजम्पशन के हिसाब से। एंड कंजम्पशन तो इंक्रीज होते जा रही है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगा, तो कभी ना कभी तो इसको स्टॉप लगने ही वाला है। एंड फॉसिल फ्यूल्स कभी ना कभी तो एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, हम स्कूल टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं। सो ये जो चीज़ है फॉसिल फ्यूल से ऑयल बनना एंड ऑयल यूज होना ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बंद होगा एंड इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो जिसके ऊपर काफ़ी काम चालू है आज के डेट में, काफ़ी करोड़ रुपए खर्चा होता है जिसके पीछे, दैट इज सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर्स, बैटरीज एक्सेट्रा। काफ़ी सारी कार्स आजकल बैटरीज पे आ रही है, सोलर पावर का काफ़ी यूज़ हो रहा है कंपनीज में। सो ऑयल का जो यूसेज है वो अभी इतना नहीं रहा है एंड धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम जल्दी से कम हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली इट विल गेट रिप्लेस्ड। एंड आपने ये वीडियो के थ्रू जाना रहेगा कि ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इसके अराउंड इतना ट्रेड वॉर्स चलता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द इतना क्यों घूमता रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू like and subscribe and share this video.